इतना सारे हिंदुस्तान के प्रदेशों से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में बोले हो, लेकिन उन्होंने भाषण में ये कह दिया कि मैं मेरे सामने लघु भारत देख रहा हूँ, मिनी इंडिया, और मेरे दाहिने हाथ में जो बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो देश का भावी प्रधान मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार का उन्होंने बड़े भावनापूर्ण इस प्रकार का भाषण किया। फिर नारा आ गया उसमें से, अगली बारी अटल बिहारी, और बात चली। और इसका समारोह मुंबई में शिवाजी उद्यान करके बहुत बड़ी पार्क है, वहां कोई मीटिंग हो और अटल जी के हो तो मुंबई के लोग अपने मतलब राजनीतिक मतभेद भुलाकर उनको सुनने के लिए आते थे। और केवल मुंबई में नहीं, सब जगह पर अटल जी को सुनने के लिए आते थे। तो अटल जी ने अपने भाषण में कहा, भाषण के अंत में, कि ये वहाँ सागर है पीछे, ये सागर को शिवाजी को सामने रखकर वहाँ शिवाजी का एक स्टैचू भी है। मैं गर्जना करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज आएगा और कमल खिलेगा। इस प्रकार का उन्होंने एक दृष्टि से ये दिए, और उससे एक उत्साह। और इसी अधिवेशन में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने अपने आगे के काम के लिए एक सूत्र बनाया, और वह संविधान में जो संविधान बनाया उसमें वो ले लिया, और उसको पंचनिष्ठाएं कहा जाता है। तो ये पंचनिष्ठाएं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानवतावाद की जो बात की थी, उसको लेकर जो 5 निष्ठाएं बनाए, वो जरा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, क्योंकि सारा काम का वैचारिक ताना बाना इसमें ये 5 बातें जो है। पहली बात राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, 2 लोकतंत्र डेमोक्रेसी, 3 सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण यानी अंत्योदय, 4 सकारात्मक पंथ निरपेक्षता एवं सर्वपंथ समभाव, सेकुलरिज्म के बाद में ये शब्द यूज किया है, और 5 मूल्य आधारित राजनीति। इन बातों को लेकर ये हुआ, और इस कालखंड में कुल मिलाकर 4 चुनाव लोकसभा के हो गए। 1984 उसमें भाजपा को केवल 7.40% वोट मिले, फिर 89 में 11.49 मिले, और 1991 में 20.04 इस प्रकार के मिले। और उसी के आधार पर काम शुरू हो रहा था, काम बढ़ रहा था। अब उतने में 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, और उसके बाद तुरंत चुनाव ले लिया, और चुनाव का स्वाभाविक लाभ कांग्रेस को हो गया, और उसका इतना गहरा परिणाम देश में हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सदस्य चुनकर आए, 2 सांसद, और वह भी एक गुजरात से और एक आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का कौन है? नहीं है ना, साउथ के कौन है? आंध्र के स्टूडेंट्स हैं। You are from Andhra, no? Yes, sir. So Andhra in 1984 there were only 2 MPs who got elected from BJP, one from Gujarat and one from Andhra Pradesh. वाजपेयी जी और बड़े बड़े जितने लीडर्स थे सब उसमें हार गए थे, और इस राजीव गांधी उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए, और उन्होंने 2 बातें की। एक तो मुस्लिम समाज में 3 बार तलाक करने के बाद डाइवोर्स हो जाता था, वह कोर्ट ने शाहबानो केस में कहा कि गलत है। तो ये मुस्लिमों पर अन्याय है, इस भूमिका में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया, जो मुस्लिम वोट अपने पास आए इसलिए, और साथ ही साथ
राम मंदिर का भी जो मामला था, तो राम मंदिर जो है उसका ताला खोलने का काम भी उन्होंने किया, और फिर पूजा वगैरह वहां शुरू हुई छोटे पैमाने पर, लेकिन निर्णय क्या, तो हिंदू वोट भी अपने पास आएगा इस भूमिका में। लेकिन बाद में उनको जब ख्याल कि इसका नुकसान हो सकता है, तो वो बात उन्होंने छोड़ दी। लेकिन राम मंदिर का बंद ताला खोलने का काम राजीव गांधी ने किया, और ये होते हुए राजीव गांधी ने बोफोर्स से जो हवाई नहीं तोपों के लिए ये हुआ, तो उस पर वीपी सिंह जो वित्त मंत्री थे उनके इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इस बात को लेकर वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और देश में फिर से जो चुनाव हुआ वह चुनाव में इस प्रकार की बात हो गई। और फिर 1991 में या उसके पहले भी लालकृष्ण आडवाणी जी की, क्योंकि आपको राजनीतिक गतिविधियों की भी जानकारी होनी चाहिए, ये जब इस प्रकार का राम मंदिर के बारे में कांग्रेस ने किया, तो आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या ऐसी यात्रा करने का तय किया, और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से लेकर वह यात्रा गई। बहुत प्रचंड प्रतिसाद उसको मिलता रहा, और ये होते होते 96 आ गया। नरसिम्हा राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो 96 में ये तीसरा कालखंड समाप्त हो गया। अब चौथा कालखंड 1996 टू 2004 8 इयर्स का है, और इसमें लोकसभा के 3 चुनाव हो गए, और मेरे दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का यह जो 8 वर्ष का कार्यकाल है वो स्वर्ण काल है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक तो 1996 में अभूतपूर्व इस प्रकार की सफलता मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के 161 एमपी चुनकर आए, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का हुआ। और उस समय पर शिवसेना और अकाली दल, इन 2 पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन बहुमत प्राप्त होने के लिए नहीं था। तो अटल जी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन बहुमत न मिलने के कारण 13 दिन के बाद अटल जी ने इस्तीफा दिया, और फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ 2 सरकारें बनी। एक पहले एच.डी. देवेगौड़ा और बाद में इंद्र कुमार गुजराल, ऐसे 2 प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस ने उनका समर्थन वापस लेने के कारण फिर 98 में फिर मध्यावधि चुनाव आ गए। अब मध्यावधि चुनाव में जो मैंने अभी आपको कहे, तो 96 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीट्स मिली, 1998 के चुनाव में 181 मिली, और 1999 में 182 मिली। तो 1998 में बीजेपी को 23.75 वोट्स मिले सारे देश में, और अलग अलग लोगों के अलग अलग पार्टियां लेकर प्रधानमंत्री अटल जी बने। और 98 में कांग्रेस के ओर से अविश्वास का प्रस्ताव, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। अब उसके पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब जब कांग्रेस में इस प्रकार की दशा आई थी, तो उन्होंने तो बिल्कुल पैसे देकर और कांड बहुत आगे चला भी, एमपीज को खरीद किया। लेकिन 98 में जब नो कॉन्फिडेंस आया और मतदान हुआ, तो अटल जी को 1 वोट कम मिला। तो
बात उस समय पर ये थी कि भाई और कुछ लोगों को जरा पैसे देकर अभी बहुत थिन मेजोरिटी माइनॉरिटी का वो सवाल था, तो एक वोट से हारे। तो अटल जी ने कहा कि भाई ये हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, और फिर लोगों के पास जाएंगे। फिर लोकसभा का चुनाव हो गया 1992 में, और यह जो मैंने कहा आपको कि 182 लोग चुनकर आए, और कई पार्टियों को लेकर, कई मतलब 23 पार्टीज उन्होंने समर्थन दिया, और फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, और कई प्रकार के अच्छे कार्यक्रम उसमें हुए। मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुद्दा यह है कि इस प्रकार का गलत ढंग से पैसा देकर एमपीज को खरीदना नहीं। हम लोगों के पास फिर से जाएंगे और लोग हमको समर्थन देंगे, और लोगों ने समर्थन दिया, और इस प्रकार से सरकार आ गई। अब इसमें दो बातें हुई। पहले राजनीति में, देश के राजनीति में कांग्रेस वॉज द ओनली मेन पोल। अब भारतीय जनता पार्टी भी सेकंड पोल बन गई, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 23 पार्टीज आना, और अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा कि भाई 23 पार्टियों को साथ में लेकर वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। तो यह एक तो ऐसी बात हुई कि देश के राजनीति में दो पोल्स बन गए, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। फिर कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, लेकिन देश में, पूरे देश के स्तर पर न कम्युनिस्ट पार्टी भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, समाजवादी पार्टी की भी वही स्थिति थी, और इसलिए विपक्ष भी स्थिर सरकार दे सकती है गठबंधन का, ये बात उसमें सिद्ध हुई, और देश की राजनीति टू पोलर हो गई, एक जगह पर कांग्रेस और एक जगह पर बीजेपी। इस प्रकार की बात हो गई, और 2000 तक ये बातें हुई। अब 2004 का चुनाव आ गया। अब ये 2004 का चुनाव, ये 5वां कालखंड आता है, 2004 to 2014। ये 10 साल का कालखंड है, और ये 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सीट्स मिली वो 138 मिली, लेकिन जो असली हार हुई, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य कम हो गए, फ्रॉम 180 to 138। बट इन साउथ, तेलुगु देशम and Anna DMK, these parties were earlier supporting, but they lost very heavily, और इसके कारण सरकार 2004 में लगता था इतना अच्छा काम किया है कि हम, अभी आप मेरा परिचय देते समय और आप पढ़ेंगे तो आपको भी ख्याल आएगा कि मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुंबई में नौकरी करने के लिए आया था, और पहले 2 साल तो अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में यूडीसी अपर डिवीजन क्लार्क करके मैंने नौकरी की थी। तो मेरे जैसा कार्यकर्ता 3 बार विधानसभा में, 5 बार लोकसभा में, अब तक मुंबई के राजनीति में मैं अकेला हूं कि जो 5 बार लोकसभा में चुनकर आया है। मैं भी चुनाव हारा, और मैं चुनाव हारूंगा ऐसा गोविंदा सिने स्टार को वो भी कहता था, मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए आपके सामने खड़ा किया है। लेकिन परिस्थिति ये हुई कि 2000 चुनाव अनपेक्षित ढंग से भारतीय जनता पार्टी हार गई, और हमने 5वें कालखंड में एंट्री की। कितना समय है? समय से जा रहे हैं बराबर? समय और एक 20 मिनट में अगर हम समाप्त करेंगे तो उसके बाद एक 20 मिनट प्रश्न उत्तर। हाँ तो ठीक है, 20 मिनट में समाप्त करेंगे। तो ये 2004 से 2014 का 10 वर्ष का ये जो कार्यकाल है उसमें हार गए, और हारने के बाद 2005 में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता संगठन की बात आती है।
तो 2005 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ और आगे किस प्रकार से चलना है इस प्रकार का उसमें बड़े गंभीरता से विचार विनिमय हो गया। और उसी वर्ष का समापन मुंबई में ही 28, 29, 30 दिसंबर को रजत जयंती वर्ष था। 2005 यानी 1980 में स्थापना हुई थी, तो रजत जयंती वर्ष का। लेकिन लोकसभा में हारे, फिर भी देश की स्थिति में ऐसा था कि 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। ये 9 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। अब ये कार्यकाल में सरकार के इसमें संगठन भी थोड़ा ढीला हो गया, ऐसा लगने लगा। जो नीति मूल्य वगैरह के इसमें भी बाहर के भी कुछ लोग आने के कारण भी असर हो गया। थोड़ा अनुशासनहीनता जिसको हम कहते हैं, ऐसे अनुशासनहीनता भी इस हार का एक कारण था। मैं फ्री हो गया था तो मुझे अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और मेरे कार्यकाल में 2 लोगों को हमने पार्टी से निकाला। वो एक थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना जी, और दूसरी उमा भारती। और दोनों को बयान गलत ढंग से देने के कारण हमने पार्टी से निकाला था। अब उस समय पर मैंने कहा कि अनुशासन समिति का मैं अध्यक्ष था, लेकिन अनुशासन समिति जो निर्णय लेती है उसको रेटिफिकेशन कार्यकारिणी करती है, और कार्यकारिणी ने भी यह मंजूर किया। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इन राज्यों में भाजपा की सरकारें थी। 2005 में समता पार्टी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, इनका इकट्ठा होकर बिहार में लालू प्रसाद के विरोध में चुनाव लड़ने का तय हो गया। और मार्च 2007 में ये जो लालू प्रसाद जी परास्त हो गए, साथ ही साथ उत्तराखंड और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में पहले एक महानगर निगम होती थी, वो 3 नगर निगम किए गए, तो तीनों नगर निगमों का चुनाव हो गया। तो उसमें 272 सीट्स तीनों में मिलकर थी। उसमें बीजेपी को 164 मिल गई और कांग्रेस को मात्र 69 मिली। इसी प्रकार से इसी कालखंड में और एक कर्नाटक वाला, हाँ, इसी कालखंड में कर्नाटक में भाजपा की सरकार भी बन गई। दक्षिण भारत में ये पहला अवसर था कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस भूमिका में 2009 का चुनाव आ गया। 2009 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए बहुत अच्छे ढंग से लड़ी, लेकिन अडवाणी जी अध्यक्ष बने थे उस समय पर। लेकिन हमें वोट जो मिले वो 18.80 मिले और 116 इस प्रकार की स्थिति। लेकिन यहाँ भी कुल मिलाकर जो स्थिति थी देश की राजनीतिक स्थिति, उसमें ये है कि लोकसभा में 116 और राज्यसभा में 49 एमपी मिलकर पार्लियामेंट में हमारे 165 मेंबर्स थे। फिर 20 राज्यों के सब टोटल की जाए एमएलएस की, तो देश में 952 एमएलएस भारतीय जनता पार्टी के थे। और उस समय पर गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गोवा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मतलब लोकसभा में हम हारे हैं, लेकिन
सब जगह पर हरे हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। और महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड, इनमें हम लीड ऑफ अपोजिशन बीजेपी का था। अब नेता विपक्ष बीजेपी के थे, इस प्रकार की बात थी। और चारित्र्य, आदर्शवाद और अनुशासन, ये जो बीजेपी की प्रमुख पहचान थी, मैंने कहा कि उसमें थोड़ी शिथिलता आ गई, उसमें सुधारने की कोशिश होते होते महाअधिवेशन 2010 में राष्ट्रीय परिषद का इंदौर में हो गया। और इंदौर में नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। तो उन्होंने आगे का मार्ग क्या, तो जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो 10% से यदि हम बढ़ाते हैं तो फिर देश के लेवल पर हम फिर सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए एक चैलेंज के रूप में यह निर्णय हो गया कि भाई देश 10% वोट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह देखना। अब यह एक चैलेंज के रूप में रखा गया। अब 2009 से 2012 तक जो चुनाव हो गए विभाग प्रदेशों में, उसके आंकड़े भी स्टार्टलिंग है। बिहार में जैसे मैंने बताया कि 206 एमएलए है, उसमें 85% वोट लेकर फिर सत्ता में आ गए, और भाजपा और जनता दल संयुक्त। लेकिन उसमें भाजपा की विशेषता ये रही कि भाजपा ने 102 सीट्स लड़ी, उसमें 91 सीट्स भाजपा को गई, यानी 90% जीत हो गई। फिर ये अभूतपूर्व इस प्रकार से ही हम कह सकते हैं। फिर गोवा में हम सत्ता में आ गए 2012 में, और गोवा है छोटा, लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये इस प्रकार का बंटवारा करने का जो लोग काम करते हैं, उसमें गोवा के सरकार विधानसभा में बीजेपी के 7 एमएलए क्रिश्चियन आए। तो यह भी एक दृष्टि से उपलब्धि कि छोटे गोवा में भी सरकार आई। और उत्तराखंड में 31 एमएलए चुनकर आए, एक और आ जाता था तो वहां सरकार बन जाती। तो कभी एक वोट का भी महत्व कितना होता है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, और एक वोट से उत्तराखंड में सरकार बन सकती थी, वो नहीं बनी। इस प्रकार सब जगह पर मिलकर काम चल रहा था। मैंने यहाँ कुछ मुंबई के भी आंकड़े दिए हैं। मुंबई में भी भाजपा और शिवसेना, ये दोनों मिलकर मुंबई नगर निगम में चुनाव लड़ते थे साथ में। तो 4 बार हम सत्ता में आए। इस प्रकार का यहाँ अभी क्या स्थिति है वो अलग है, लेकिन आपको इतिहास तो मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात बताई। हरियाणा में सितंबर 2012 में राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग्स, अधिवेशन नियम के अनुसार होती है। आपने कांग्रेस का या बाकी के पार्टीज के नाम आप ले लो, तो किसी की कार्यकारिणी नियमित रूप से नहीं होती है। किसी के ऑल इंडिया अधिवेशन नियमित रूप से नहीं होता है। और कांग्रेस का आपने हाल देखा होगा कि 23 उनके मान्यवरों ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाए और चुनाव करो, इस प्रकार की बात कही है। लेकिन काम करते करते जनाधार बढ़ाने का जो एक संकल्प था, वो संकल्प किया। और उसमें एक फिगर बहुत ख्याल में रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी प्राइमरी मेंबर्स करती है। तो प्राइमरी मेंबर्स 2012 में 1,43,51,000, यानी एक बहुत विशाल इस प्रकार का संगठन का विस्तार हुआ था।
और संगठन के विस्तार के साथ राम जन्मभूमि का आंदोलन का प्रारंभ और ये सारी बातें मैंने आपको बताई। लेकिन हरियाणा में सूरजकुंड में राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हो गया और वह राष्ट्रीय परिषद में सारी बातों का विचार विनिमय होकर लालकृष्ण आडवाणी जी यह सभी दृष्टि से सर्वमान्य सीनियर लीडर और प्रारंभ से काम करने वाले सारी चर्चा के बाद एक प्रतिज्ञा सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ दी गई। ये प्रतिज्ञा में क्या मुद्दे थे वो एक दो तीन करके मैं थोड़े है वो पढ़ के बताता हूँ। पहला मुद्दा ये था, विचारधारा और आदर्शवाद यह भाजपा की विशेष पहचान है और वह रहनी ही चाहिए। राष्ट्र पहले, ये कई जगह पर आपने देखा भी होगा लेकिन नहीं देखा होगा तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ रेस्ट। इस प्रकार का एक विचार इस भूमिका में काम करना चाहिए। दो, एक प्रगतिशील, समरसता और सौहार्दपूर्ण समाज निर्माण करने के संकल्प व्यावहारिक रूप में लाने का प्रयास करना। तीसरा, प्रत्येक स्तर पर संगठन मजबूत करना तथा अनुशासन और अंतर्गत जनतांत्रिक पद्धति से कार्य करना। चार, ये एक आगे चलकर बड़ा महत्व का बन गया है। चार, किसान, महिला, युवक और समाज के दुर्बल घटकों में पार्टी का विस्तार करना। पांच, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी का योजना पूर्वक विस्तार करना। 6, पार्टी विस्तार प्रक्रिया में जुड़े नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना। और 7, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सुशासन देना तथा जहां विपक्ष में है वहां एक सक्षम विपक्ष की भूमिका। अब मैंने आपको बताया कि मैं अनुशासन समिति का अध्यक्ष था। बाद में ये प्रशिक्षण की जो बात है, जितने भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा 2004 से 2007 अनुशासन समिति, 2007 से 2010 मैं MP MLA का प्रशिक्षण का प्रमुख था और 2010 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ने जहां सरकारें हैं वहां सुशासन लाने के लिए, गुड गवर्नेंस लाने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाना और उसके माध्यम से जो मंत्री है, जो सरकारें हैं वो कैसी काम करती है, उनको कैसे काम करना चाहिए, एक राज्य में कुछ अच्छा होगा तो दूसरे राज्य में बताना चाहिए, ये करके तो 2010 से 2014 तक मैं ये सुशासन प्रकोष्ठ जो था तो उसका अध्यक्ष था। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टी की प्रगति में किस प्रकार से विचार विनिमय होता रहता है। और इस भूमिका में अब हम छठवें यानी लास्ट कालखंड में आ जाते हैं। अब यदि चौथा कालखंड मैंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से भाजपा का सुवर्ण काल था, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कहते हैं कि ये जो छठवां कालखंड है वो सोने पे सुहाग वाला, इस प्रकार का कालखंड है। अब इसमें 2014 के लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी के 282 सदस्य चुनकर आए और कांग्रेस के मात्र 44, यानी कांग्रेस कितने नीचे गई है, यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता भी वो नहीं बना सकी, इतनी कांग्रेस ही। भारतीय जनसंघ का नेता 1952 में विपक्ष का नेता बन गया था, लेकिन कांग्रेस इतने साल के होने के बाद 44 पर रुक गई और इसमें 282 भाजपा के और समर्थन देने वाली पार्टी के मिलकर 336 एमपीज का नरेंद्र मोदी
को प्रधानमंत्री के नाते समर्थन इस प्रकार का हो गया। और 2019 के चुनाव में भाजपा के 303 चुनकर आए और कांग्रेस पार्टी 52 पर ही रह गई, यानी 44 से थोड़े आगे बढ़ गए 8, लेकिन कांग्रेस पार्टी उभर कर आगे नहीं बढ़ पाई। और इस समय पर बीजेपी के प्रधानमंत्री के नाते 353 मेंबर्स का उनको समर्थन है। अभी यह ऑल इंडिया के लेवल पर हो। राज्यों में अभी 21 राज्यों में बीजेपी और बीजेपी के साथ जो पार्टीज है उनके मुख्यमंत्री है, और ये पहले केस में। और अभी 2019 मतलब वही आगे बढ़ रहे हैं हम, तो 2019 में 17 राज्यों में भाजपा और समर्थन देने वाले पार्टी के मुख्यमंत्री, मतलब बीजेपी है स्टेबलाइज्ड। एक बढ़ने का जो ये है वो देखकर केवल लोकसभा में नहीं तो राज्यों में भी एक विस्तार ठीक प्रकार से हुआ, इस प्रकार की स्थिति है। अब जब मैंने आपको बताया कि बीजेपी यहाँ पर पहुंच गई और कांग्रेस नीचे नीचे चलती गई है, विपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए। जब विपक्ष में ताकत नहीं है तो फिर जनतंत्र चलाने में बड़ी मुश्किलें होती है। अब राज्यों में कुछ राज्यों का भी जानकारी आपको है कि उत्तर पूर्व जो बीजेपी की दृष्टि से राजनीति में अछूत माना जाता था, अब इस समय पर 8 राज्यों में, 8 राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, सभी जगह पर बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री और बीजेपी समर्थित बाकी ऐसे 8 ये है। महाराष्ट्र में भी पहले बार विधानसभा में बीजेपी का मुख्यमंत्री आया था। अब इस समय के चुनाव में क्या हो गया आप जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और हरियाणा में पहले बार इस कालखंड में मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की तो बात ऐसी है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल था, तो मुझे तो अब ऐसा मैं थोड़ा बताना ही चाहिए ना, या नहीं? बताना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो गया, सबसे बड़ा प्रदेश 403 एमएलए का बड़ा सदन होता है। इस समय पर जो चुनाव हो गया उसमें 403 में बीजेपी को 312 सीट्स मिली, 77% और जो पहले सत्तारूढ़ थी समाजवादी पार्टी, वहां पहले सत्तारूढ़ थी, उनके केवल 47 चुनकर आए, मतलब परसेंटेज में बोलूं तो 11%। और कांग्रेस की हालत तो कांग्रेस के केवल 7 एमएलए चुनकर आए। अब परसेंटेज में बोलना है तो 1.7, 2% आप चाहे तो कह सकते हैं। जहां से कांग्रेस ने कई प्रधानमंत्री दिए, प्रधानमंत्री, वहां की कांग्रेस की जो स्थिति है वह मैंने आपको बताई। मैंने गए कालखंड में भाजपा के कितने सदस्य थे तो वह बताया। अब इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइमरी मेंबर्स हैं, दे आर 18 करोड़। बहुत बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सबसे ज्यादा मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश में तो है ही, लेकिन दुनिया के, विश्व के इसमें इस प्रकार की बात। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आने के बाद कई नए उपक्रम उन्होंने शुरू किए, सब उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कौन कौन